नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में सोमवार को 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसमें 100 बेड का आईसीयू संचालित होगा। पूर्वी यूपी में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई में बीआरडी के बाल रोग संस्थान में 300 बेड के कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के बाद कॉलेज प्रशासन ने 300 बेड का कोविड वार्ड तैयार कर दिया है। इसमें गंभीर और अति गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। कोरोना के साथ ही गोरखपुर में हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो 200 बेड का था उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में यहाँ बनाया था। यह गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी का लेवल 3 का एकमात्र कोविड हॉस्पिटल था। आज हम इसे यहाँ पर 300 बेड और दे रहे हैं, इसका लोकार्पण किया है। 300 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार है। इसमें हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। इस अस्पताल में लिक्विड व सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाएगी। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी में BSL-3 लैब लगभग तैयार हो चुका है। ये 7 दिन से क्रियाशील है। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किया गया। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से L&T कंपनी ने बायोसेफ्टी लैब लेवल 3 का निर्माण किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सूबे का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां पर BSL-3 लैब बनकर तैयार है। इसके कारण बीआरडी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना जांच की क्षमता दोगुनी हो गई है। पहले विभाग में रोजाना 1200 सैंपल की जांच होती थी, अब 2000 सैंपल की जांच होगी। संक्रमण को रोकने के मामले में BSL-3 लैब बेहद सुरक्षित मानी जाती है। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। BSL-3 लैब ये किसी भी मेडिकल कॉलेज की पहली लैब है लेवल 3 की, जो आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। BSL-3 लैब में बाहर से हवा भी अंदर नहीं आ सकती है। लैब के अंदर मौजूद संक्रमित हवाओं को फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है। लैब के अंदर प्रयोग होने वाला पानी भी पूरी तरह से विसंक्रमित किया जाएगा। लैब में अक्टूबर से कोबास मशीन भी आ जाएगी। इसके बाद से 1000 कोरोना सैंपल की जांच महज 5 घंटों में हो सकेगी। 2 दर्जन से अधिक जानलेवा वायरस का रिसर्च भी इसी लैब में किया जाएगा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज और लखनऊ जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे पर चलने वाली 13 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को 12 सितंबर से स्पेशल के रूप में चलाने की अनुमति दी है, जिसमें गोरखपुर से बनकर चलने वाली चौरी चौरा हमसफर और गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस शामिल है। कृषक और अवध असम एक्सप्रेस गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। 13 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी के ही कोच लगाए जाएंगे। गाड़ियां पूर्व निर्धारित समय पर ही चलाई जाएंगी, लेकिन ठहराव का अभी निर्धारण नहीं हो पाया है। रेलवे बोर्ड, रेलवे प्रशासन और राज्य के बीच आपसी सहमति के बाद ठहराव का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने घोषित ट्रेनों के अलावा गोरखपुर से मुंबई के लिए 2 और स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक भी स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की है। 40 जोड़ी ट्रेनों को चलाने का निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया गया है, जिनमें से 13 जोड़ी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि या तो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर चलेंगी या फिर यहां से बनकर चलेंगी। जिनमें से गोरखपुर से पास होने वाली जो प्रमुख गाड़ियां हैं उनमें से कृषक एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस है। क्योंकि ये सभी ट्रेनें आरक्षित ट्रेनें हैं, इसके लिए आपको रिजर्व टिकट का होना जरूरी है और कंफर्म टिकट का होना जरूरी है, तभी इसमें यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों की भीड़ के सापेक्ष घोषित ट्रेनों की संख्या पर्याप्त तो नहीं, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। चौरी चौरा और कृषक के चल जाने से स्थानीय लोगों का आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा। कोरोना काल में ऐसे कई काम हुए जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हीं में से एक है रेलवे में भर्ती सहायक लोको पायलट। इन सभी सहायक लोको पायलट को ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेन किया गया और अब ये ट्रेनों को दौड़ाते हुए नजर आएंगे।
करीब 8 महीने पहले लखनऊ और वाराणसी मंडल में तैनात 80 प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग तो शुरू हो गई, लेकिन मार्च में हुए लॉकडाउन से सभी प्रशिक्षण केंद्र बंद हो गए और 2 महीने तक तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बाद में रेलवे ने चालकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का मन बना लिया। शेड्यूल तैयार हुआ और फिर प्रशिक्षुओं की घर बैठे ट्रेनिंग शुरू हो गई। विशालकाय दिखने वाले इंजन की जानकारी 6 इंच के एंड्रॉइड फोन पर मिलने लगी। यूं कहें प्रशिक्षु घर में ही रहकर सहायक लोको पायलट बन गए। जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, जैसे टाइम टू टाइम रिफ्रेशर होता है कि इनको कोई नई चीज आई थियोरेटिकल तो उनको बताना है, तो वो चीजें हम रिफ्रेशर कोर्सेज जो है उनको हम लोग इस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से भी ट्रेन कर सकते हैं। बट जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है या जो प्रमोशनल ट्रेनिंग होती है, जहां हैंड्स ऑन भी करने हैं और भी कई तरीके की चीजें हैं जो सीखनी है, प्रॉपर एग्जाम होता है, वहां पे हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्लासरूम ट्रेनिंग की जानी है, उसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रशिक्षुओं की अब महज 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग बची है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग देकर काम पर लगाया जाएगा। एक तरफ जहां प्रशिक्षण मोबाइल पर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षुओं का कहना है कि मोबाइल पर ट्रेनिंग उनके लिए काफी रोमांचक रहा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बाद इसे जल्द ही शुरू कराने को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माणाधीन कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने नवंबर तक एयरपोर्ट के शुरू हो जाने का भरोसा दिलाया। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महानिर्वाण स्थली है और प्रदेश के 6 स्थल भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़े हैं। पर्यटन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री की सोच है। सीएम ने कहा कि विश्व के कई देश कुशीनगर से जुड़ना चाहते हैं। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 17 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और 2 महीने के भीतर कुशीनगर से उड़ान शुरू हो जाएगी। अगले 1.5-2 महीने के अंदर यहाँ पर हम एयर ट्रैफिक शुरू कर लेंगे। इंटरनेशनल वायु सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है वह एक अद्भुत क्षण होगा जब आजादी के लगभग 73 वर्ष के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट 25 वर्षों की इस मांग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ढेर सारी संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से इस जनपद में और इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे तक कुशीनगर में चल रहे एयरपोर्ट के कार्यों को लेकर समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री के साथ मंत्री नंद गोपाल नंदी व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ स्थानीय सांसद, विधायक के साथ भाजपा संगठन के लोग भी मौजूद थे। कुशीनगर से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां पर बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस के सामने ही हत्यारे को पीट कर मार डाला। सारिया सुजान थाने के गांव रामपुर बंगरा में सोमवार की सुबह बाइक सवार बदमाश ने दरवाजे पर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। भागते समय गांव के समीप अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई, जिसके बाद लोगों ने उसकी घेराबंदी कर पुलिस को सूचना दी। खुद को घिरा देख बदमाश हवाई फायरिंग कर भागना चाहा, लेकिन गांव के लोग बदमाश पर ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे उसकी मौत हो गई। घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनको फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकलकर बाहर भागता तब तक पास पड़े उसके लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। भीड़ ने उसे दरवाज़ा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्यारों ने सुधीर से पहले उनके ही गांव के किसी व्यक्ति का पता पूछा। वो अभी कुछ समझ पाते तब तक हमलावरों ने उन पर तबातोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है कि घटना का वास्तविक कारण क्या है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बदमाश की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुशीनगर से रजनीश राय के साथ दिनेश कुमार तिवारी। बलिया के बैरिया स्थित इब्राहिमाबाद गांव के पास जमीनी मामले में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे को मिली क्लीन चिट।
लेकिन बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जांच से संतुष्ट नहीं। बैरिया तहसील के इब्राहिमाबाद स्थित सुदिष्टिपुर बाबा पशु मेला की जमीन को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर बलिया डीएम की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भले ही मामला ठंडा पड़ने की उम्मीद जताई जा रही हो, लेकिन बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने की बात कही है। बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे की माने तो जमीन का बैनामा कराने के प्रकरण में जिलाधिकारी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। विनय सिंह ने विधायक सुरेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। उस भूमाफियाओं से मैंने जमीन अब खरीदी है जो कि पूरी तरीके से अवैध है। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया था कि मेरी रजिस्ट्री पूरी अवैध है। ये आरोप लगाते हुए विधायक और 2 लोग और कोई और विधायक के साथ उन लोगों ने एक शिकायती पत्र डीएम को, हमारे माननीय जिलाधिकारी बलिया को, एसडीएम बैरिया, कमिश्नर को एक शिकायती पत्र दिया था कि, और शिकायती पत्र में उन्होंने मेरे ऊपर यही सब आरोप फिर दोहराते हुए आरोप लिखा था कि मैंने भूमाफियाओं से अवैध जमीन की खरीदारी की। बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि विनय सिंह लोभ में अंधे हो चुके हैं। विधायक का आरोप है कि सैकड़ों वर्ष पहले से ही उस जमीन पर पशु मेला लगता है और यह जानने के बाद भी उस जमीन की रजिस्ट्री करवा लेना राजनीतिक करियर को कलंकित करने जैसा है। विनय सिंह तो लोभ में अंधे हो चुके हैं। एक सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता का संबंधी होने के बाद भी जो चीज़ सब लोग जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों से पशु मेला लगता है, उस जमीन को रजिस्ट्री कराना ही अपने आप में राजनीतिक जीवन को जो है एक तरह से कलंकित करना है। जो भी किया है कलंकित किया है, और उसमें जांच जो कार्रवाई किया जिलाधिकारी ने, जो मैं मूल जांच का दिशा ही बदल दिया है। कभी जमीन विवाद को लेकर तो कभी अधिकारियों को लेकर भाजपा के विधायक और सांसदों में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार और संगठन इस समस्या का समाधान निकालती है। बलिया से नरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन परिवारों के पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हो या वे गोपालन के इच्छुक हो, उन्हें निराश्रित गौवंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराएं। कुपोषित बच्चे के दरवाजे पर अफसर दुधारू गाय लेकर पहुंचे। यह देख गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवरिया के सदर विकास खंड के मुंडेरा बुजुर्ग गांव में अति कुपोषित बच्ची गुड़िया के घर डीएम समेत अन्य अफसर दुधारू गाय के अलावा पौष्टिक आहार की टोकरी दी। शेषनाथ का परिवार आनुवांशिक बीमारी से जूझ रहा है। 5 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री 4 वर्षीय गुड़िया अति कुपोषित है। 5 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां दिखाई नहीं रहा है। आँख में मोतियाबिंद हो गया है। हमारे आँख में भी मोतियाबिंद है, एक आँख से नहीं दिखाई देता है। जिलाधिकारी अमित किशोर ने स्वजन की काउंसलिंग भी की। उन्होंने कहा कि शेषनाथ के बच्चों में आनुवांशिक बीमारी की जांच कराई जाएगी। अति कुपोषण जो बच्चे हैं उन लोगों को, जो निराश्रित गौवंश है, उनको हम लोग दान भी दे रहे हैं ताकि वो उससे गाय का दूध भी पी के बच्चे हेल्दी रहे। उसके अतिरिक्त हम लोग सर्जन का पेड़ भी दे रहे हैं और यहाँ पे पूरा बृहद स्तर पे अभियान चला के बच्चों का हम लोग वेइंग मेजर कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने हमारे सैम बच्चे हैं उनको नॉर्मल न्यूट्रिशन स्थिति में आ जाए। मुख्यमंत्री का यह अभियान गौवंश को बढ़ावा देने के साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए सौगात भी साबित हो सकता है, बशर्ते इस योजना को ईमानदारी से जमीन पर उतारा जाए। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज कलेक्ट्रेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने 1 दिवसीय धरना देकर भूख हड़ताल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार को आंगनबाड़ी व खासकर महिला विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार अपमानजनक तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकों के 62 वर्ष की उम्र होते ही जबरन रिटायर कर दे रही है, जबकि उनको नाम मात्र का ही मानदेय दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि जब तक हाथ पैर चलता रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से काम लिया जाता रहे। अगर नहीं लिया जा सकता तो उनको सम्मानजनक तरीके से नियमित किया जाए, जिसके बाद रिटायर कर 5 लाख रुपए का फंड व पेंशन और परिवार के किसी सदस्य को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायक बनाया जाए। हमको निकाल रहे हैं तो पहले हम मानदेय पर हैं, हमको निकाल रहे हैं तो पहले हमको नियमित करें। इसके बाद जो है
हमको रिटायर करें। रिटायर करने के बाद हम मांग रहे हैं कि अगर हमको निकाला जा रहा है तो 5 लाख रुपया हमको दें, इसके बाद हमको पेंशन दें, हमारे घर की परिवार की सदस्य की आंगनबाड़ी की जगह नियुक्ति करें। यदि ये भी नहीं कर पाते हैं तो हमारी सारी आंगनबाड़ियों को बहाल करें। जब तक उनका हाथ पैर चलेगा तब तक इस कार्य पर कार्यरत रहें। आज तक कितनी भी सरकारें आई गईं, लेकिन बुजुर्ग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा। लेकिन यह सरकार 62 वर्ष का काम देकर जबरन हटाने का कार्य कर रही है। अगर सरकार अपने इन कार्यों से पीछे नहीं हटी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मजबूर होंगी। आज 62 साल की बहनों को रिटायर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। मांग हमारी ये है कि यदि निकालते हैं तो कुछ हमको फंड दें। आंगनबाड़ी महिलाओं की यह समस्या आज की नहीं, सरकार को आंगनबाड़ी महिलाओं की समस्याओं को पर ध्यान देने की जरूरत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा को मुक्त कराने का बड़ा ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद ने आरएसएस और वीएचपी से भी सहयोग मांगा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की श्री मठ बादम्बरी गद्दी में हुई आपात बैठक में साधु संतों ने सर्वसम्मति से कुल 8 प्रस्ताव पास किए। इस बैठक में अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा को भी मुक्त कराने के लिए रणनीति तैयार की गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि आम सहमति न बनने पर संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोर्ट के माध्यम से लड़ेगा, सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा करेगा, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयं संघ हो। इनके पदाधिकारियों से बात करके जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए इन दोनों स्थानों को मुक्त कराने का प्रयास करेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। अखाड़ा परिषद ने जनवरी में आयोजित होने वाले माघ मेले को रोक के दायरे से बाहर रखने की अपील सरकार से की है। अखाड़ा परिषद ने माघ मेले में संस्थाओं पर रोक लगाकर संत महात्माओं और कल्पवासियों को स्थान देने की मांग की है। सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि माघ मेले में रोक न लगाई जाए, क्योंकि वहाँ पे क्लबवासी भी आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, उनकी दिनचर्या होती है, पूजा पाठ होता है। हाँ, सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, चाहे केंद्र सरकार की चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, वह बिल्कुल पालन किया जाएगा और उनके निर्देशानुसार ही मेला किया जाएगा। यह हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। बढ़ते लव जिहाद के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई के लिए अखाड़ा परिषद ने सीएम को धन्यवाद दिया है। इस बैठक में अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और सचिव हरि गिरी के अलावा सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध बेनामी संपत्तियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को अतीक अहमद की एक और अवैध बिल्डिंग पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। पीडीए ने सोमवार को पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक अवैध बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। ये संपत्ति शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में नवाब यूसुफ रोड पर स्थित थी। सरकारी जमीन पर अतीक का बरसों से कब्जा था। यह अवैध बिल्डिंग तकरीबन 500 वर्ग गज में बगैर नक्शा पास कराए नजूर भूमि पर बनी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जो भी इस तरह की संपत्तियां हैं जो अवैध ढंग से बनी हैं, कई संपत्तियां सरकारी ज़मीन पर बनी है और एक तरह का वो अतिक्रमण है, तो उस अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कई सारे विभाग जैसे पुलिस है, राजस्व है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर निगम है, इन सब के सामूहिक प्रयास से ये किया जा रहा है और ये अतिक्रमण हटाने, सरकारी भवन पे नजूल की भूमि पे अतिक्रमण हटाने की सारी प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई हमने और भी चिन्हित करी। जहां कहीं भी इस तरह के अतिक्रमण है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीडीए ने अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर नजूल जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। उनके मुताबिक अब इस करोड़ों की बेशकीमती जमीन को सार्वजनिक उपयोग में लाने के लिए यहां पर पार्किंग बनाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की 20 संपत्तियों को जब्तीकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से 7 संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अनलॉक 3 में जिम खुलने के बाद अब खेल प्रेमियों को इंतजार है क्रिकेट के मैदान में पिच पर दौड़ते हुए क्रिकेटर को देखने का और साथ ही योगी सरकार गांव के होनहार खिलाड़ियों के लिए भी
ओपन जिम खोलने के साथ साथ खेल को बढ़ावा देने के काम कर रही है। कई मुद्दों पर बोले खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी। कोरोना वायरस महामारी के बाद जो जिंदगी है वो थम सी गई थी, लेकिन अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे जिंदगी अब पटरी पर आने लगी है। जिम खुल गए हैं, प्रदेश के सभी संस्थान खुल गए हैं। पर बात करने के लिए हमारे साथ उपेंद्र तिवारी मंत्री जो है खेल मंत्री वो मौजूद हैं। तो क्या क्या तैयारी है, कब तक देखिए, होने खेल का? के लिए जिम भी खुल गए, स्टेडियम भी खुल गए हैं। जो एकल खेल है जी, वो खिलाड़ियों को खेलने के लिए पूरे भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी खेल के जो भी स्टेडियम और सिंगल जो खेल है उसके लिए सबको छूट है। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया तबाह है, उसके दृष्टिगत देखते हुए चूँकि खेल में बहुत से ऐसी खेलें हैं जो एक दूसरे के स्पर्श से होती है और वहीं पे सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, तो इसलिए भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पे भी उत्तर प्रदेश का खेल मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। और इसीलिए अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, और इसीलिए जब स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह भी अभी बंद पड़े हुए हैं, हॉस्टल भी बंद पड़े हुए हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि अगर सब कुछ सामान्य रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो 1 अक्टूबर से प्रशिक्षण हम लोग शुरू करेंगे। कोचेज वगैरह अपना प्रशिक्षण कराएंगे और जो 31 जनवरी तक जाता था इसको हम 31 मार्च तक ले जाएंगे। उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही, काफी टाइम से देखिए, रुकी हुई है। पहली बात कि आपको भी जानना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, वो आउटसोर्स के जरिए रखे जाते हैं और वही हमने बताया कि वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 जनवरी 10 माह के लिए ही रखे जाते हैं। 10 माह के अंदर उनको प्रशिक्षण कराना होता है और उसी में जो उनका परफॉर्मेंस होता है, तो परफॉर्मेंस पे ही उनका कुछ, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है उनको पुनः 1 अप्रैल से रिन्यूअल कर दिया जाता है। क्योंकि इस साल लॉकडाउन 22-23 मार्च से ही शुरू हो गया और लॉकडाउन अनवरत चलता रहा है और अभी पूरे प्रदेश और देश में लॉकडाउन जारी है। अभी भारत सरकार की तरफ से खेल विभाग में कोई इस तरीके की गाइडलाइन नहीं आई जिसमें प्रशिक्षण कराया जाए। तो आप आउटसोर्स में जानते हैं कि जब तक वर्क नहीं होता तब तक तनख्वाह नहीं मिलती। तो जब हमारे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हुआ ही नहीं, कोचेज प्रशिक्षण दिए नहीं, तो फिर आखिर वेतन कहाँ से दिया जाए? मंत्री जी, एक चीज़ बताइएगा, गांव देहात में बड़े होनहार खिलाड़ी भी होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? देखिए, पहली बार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार ने खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए खेलो इंडिया खेलों के तहत गांव-गांव में स्टेडियम बनाने का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में गांव-गांव में मिनी स्टेडियम बनाने का काम, और पहली बार ये उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है कि गांव-गांव में अगर कहीं पे ज़मीन बची हुई है ग्राम सभा की तो उसको खेल के मैदान के रूप में हम डेवलप करेंगे। अगर मिनी स्टेडियम लायक ज़मीन है तो मिनी स्टेडियम के रूप में, अगर इंडोर स्टेडियम जैसी ज़मीन है तो इंडोर स्टेडियम के रूप में, अगर नहीं है तो व्यायामशाला और जिम और ओपन जिम की तरफ भी उत्तर प्रदेश का खेल विभाग चल पड़ा है। और निश्चित रूप से गांव-गांव में जहां पे भी खिलाड़ी एक समूह में खेलने के लिए वो करते हैं, वहां पे ओपन जिम बनाने का काम युद्ध स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। और इसलिए जो गाँव की हमारी प्रतिभाएँ रही, जो खेल जगत से जुड़ी हुई है, जो शहर में आकर के प्रैक्टिस करते थे, जब यह व्यवस्था उनको गांव-गांव में जब दी जाएगी तो निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा होगा और जो प्रतिभाएं हैं वो उभर करके आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।